हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मुग़ल काल की चित्रकला, जिसे दरबारी चित्रकला भी कहते हैं। तो हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें दर्शाई गई हैं, क्या क्या चीज़ें परीक्षा की दृष्टि से सही है और क्या क्या चीज़ें हमें अनुभव के तौर पर होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। पहले देखिए कि इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे चीज़ों को। तो पहले हम इसमें ईरानी, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और दक्षिण शैली के जो शासक हैं, उपलब्धियां हैं, स्थापत्य है, चित्रकला है, इन सब पर हम अपना दृष्टिपात करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि मुग़ल काल की पूर्व पीठिका क्या रही है, कहाँ से आई है, कहाँ को जाएगी, ये सब चीज़ें हम समझेंगे। ठीक है, देखिए। वैसे तो भारत में चित्रकला की शुरुआत बहुत ही पहले हो चुकी थी, लेकिन जब बात चित्रकला की आती है तो मुग़ल कला का नाम बहुत ही सुचारू रूप से लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए। और क्यों लिया जाता है, अब ये भी देख लीजिए। ईरानी शैली मुग़ल कला का जन्म स्थान जो है वो समरकंद और हेरात रहा है। कहाँ? समरकंद और हेरात था। तैमूर वंश विध्वंस का द्योतक है, प्रमाण है, निशानी है, प्रतीक है, द्योतक है। ठीक है। इस वंश में लाखों बुराइयों के साथ साथ कुछ अच्छाइयाँ भी थी। कोई कितना भी बुरा हो, लेकिन उसके अंदर कुछ न कुछ इंसानियत, अच्छाइयाँ भी होती हैं। तो जो चित्रकला को प्रोत्साहित किया था, तैमूर का पुत्र था शाहरुख, स्वयं कवि था। कौन? शाहरुख। शाहरुख खान से याद कर लीजिएगा, कैसे भी याद रखिए। शाहरुख, उसके दरबार में चित्रकारों और कवियों को उसने आश्रय दे रखा था। उसके अंदर लाख बुराइयां थी, लेकिन वो चित्रकार और कवि को अपने राज्य में जो है एक सर्वोच्च स्थान देता था, उनको सम्मान देता था, उनको पुरस्कृत करता था। उसके दरबार में विहजाद नामक एक महान कलाकार का नाम आता है, जिसका नाम प्रमाण के तौर पर विहजाद लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। देखिए, हम बड़े सजा सजा कर चीज़ों को जो है लाए हुए हैं, और अगर आप इसी के अनुसार पढ़ेंगे तो बहुत आनंद आएगा। 16वीं शताब्दी तक एक उच्च फारसी शैली के रूप में विकसित हुई। 16वीं शताब्दी आते आते ये जो फारसी ईरानी थे उच्च लेवल पर पहुंच गई। इसके बाद यही ईरानी शैली मुग़ल शासकों के साथ भारत में आई। क्या? मुग़ल शासकों के साथ भारत में आई। अब जैसे आप भारत में हो, हिंदी बोलते हो, और आप चले जाओ उड़ीसा, वहाँ उड़िया बोला जाता है। तो आप जब वहाँ जाओगे तो ऐसा तो है नहीं कि सीख जाओगे एक ही दिन में। मान लो आपके दो दोस्त यहाँ से गए हो, तो आप लोग जब बाहर जाओगे तो वहाँ पर भले और लोगों से उड़िया बात करोगे, लेकिन जब आपस में रहोगे तो बोलोगे हिंदी ही। तो वैसे ही यहाँ पर ईरानी शैली मुग़ल भारत में आई थी। आगे देखिए, ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो नोट में मैं कर देता हूँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहते हैं। कलाकार बेहजाद कभी भारत नहीं आया था। उसका वर्णन ज़रूर मिलता है बाबरनामा में, लेकिन वो कभी भारत नहीं आया था। पहला। दूसरा, इस्लाम धर्म में मानव या जीवधारी को चित्रित करना धर्म निषेध है। यानी कि इस्लाम धर्म में ये मान्यता है कि जिसमें जीवन पाया जाता है, वो भी प्रत्यक्ष रूप से, जैसे इंसान में जीवन होता है, प्राण होता है, और जानवर में, इन दोनों में तो एकदम प्रत्यक्ष दिखाई देता, पशु पक्षी में, जीव जंतु में। लेकिन पेड़ में होता है कि नहीं, ये वैज्ञानिक तर्क है। हम लोग काट देते हैं, आवाज़ नहीं आती, लेकिन इंसान को मारो, जानवर को मारो, आवाज़ आती है। तो ये लिखा गया है इस्लाम में कि जीवधारी या मानव को चित्रित नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे देखो। इसीलिए वहाँ पर फूल, पत्ती, कढ़ाई बहुत अच्छे से हुई है, लेकिन जीव मानव ये सब नहीं बना है। फिर कब बना, ये सब हम आगे देखेंगे। अब देखिए, आप उन्हीं तथ्यों में से एक ये उभर कर आया है। देखिए, यही कारण था कि चित्रकला में सूक्ष्म अलंकारिक आलेखन
ज्यामितीय रूपों का अत्यधिक प्रयोग हुआ। हमने कहा ना कि जब मानव और जीव जंतु को नहीं बनाना है तो जो है सूक्ष्म अलंकारिक आलेखन ज्यामिति को इन्हीं सबको बनाया गया। शुरुआत में मानव व जीवधारियों को चित्रित नहीं होते थे, चित्रण नहीं किया गया था, लेकिन धीरे धीरे समय जब बदलता गया तो मानव और जीवधारियों को भी चित्रण करने लगे। अब ठीक है, जब समय बदलता है धीरे धीरे सब कुछ होता है। जैसे जब पनीर चाउमीन ये सब शुरू शुरू में आया था तो लोग नहीं खा रहे थे, लेकिन जब सब खाने लगे धीरे धीरे सभी खाने लगे। तो ऐसे ही ठीक है, ईरानी कला की विशेषता के विषय में हम आगे अध्ययन करेंगे। तो जो करेंगे वो आप देखिए। अब देखिए मैं एक एक चीज़ यहाँ पर भी एकदम साफ कर दिया हूँ कि भारत में मुगलों का प्रवेश कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, क्या कारण था, सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो सर्वप्रथम बाबर भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक के रूप में आया। यानी कि जो है सर्वप्रथम बाबर जो है भारतवर्ष में मुगल साम्राज्य के संस्थापक के रूप में आया था। उसने अपनी सैन्य कुशलता और तोपखाने के कारण भारत की सत्ता को अपने हाथ में कर लिया था। उसके पास जो है कुशल सैनिक थे और तोप भी था, जबकि भारत में उस समय तोप नहीं था। तो नई आधुनिक जो है वो तकनीकी लेकर आया था और वो भारत पर अपना कब्जा कर लिया। आगे देखिए, ये देखिए बहुत अच्छे चित्र जो है इसमें लगाया गया है, जोड़ा गया है आपको आकर्षित करने के लिए। आगे देखिए, बाबर का जो नाम था वो जहरुद्दीन मोहम्मद था। उसके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। ठीक है, उमर शेख जो है परगना प्रांत का शासक था। बाबर 11 वर्ष की आयु में राज्य का शासक बना। कितने वर्ष के? 11 वर्ष के। फिर 1503 में बाबर ने काबुल पर अधिकार कर लिया और 1505 में गजनी पर विजय हासिल कर ली। पहले तो 1503 में काबुल पर विजय प्राप्त किया, फिर 1505 में उसने गजनी पर विजय हासिल कर ली। 1511 में जब 28 वर्ष का हुआ तो उसे समरकंद छोड़कर भागना पड़ा। कब? जब वो 28 वर्ष का हुआ तो उसे समरकंद छोड़कर भागना पड़ा। उसने सिंध पर हमला किया और 1519 में लेकिन सिंध पार ना कर सकता। उसने सिंध पर तो हमला किया लेकिन सिंध को पार नहीं कर सका, ये इसकी एक बड़ी असफलता थी। अब बात उठता है कि बाबर को भैया भारत में कौन बुलाया था, ये भी जानना ज़रूरी है। बाबर को भारत आने के लिए किसने प्रेरित किया, किसने बुलाया कि आप भारत आओ, तो ये भी जान लीजिए। तो वो समय था 1524 में दौलत खान और आलम खान, जो दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के चचा थे। ठीक है 1524 में दौलत खान और आलम खान, जो दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के चचा थे, जो लाहौर पर आक्रमण के लिए बुलाए थे। लेकिन 1526 में बाबर भारत पर सफलता प्राप्त किया। अब सीधे से बात देखो, ये इतिहास देखोगे ना तो इतना बुरा भी नहीं है जितना लिखा गया है, बताया गया है। मैं बता रहा हूँ कैसे। मान लीजिए 1524 में दौलत खान और आलम खान ने, दिल्ली के इब्राहिम लोदी के चाचा थे और उन्होंने लाहौर पर आक्रमण के लिए बुलाए थे, लेकिन 1926 में बाबर भारत पर सफलता प्राप्त किया। अब देखो ये ऐसे ही समझो, बहुत अच्छा समझोगे। जैसे कुछ लोग मुंबई कमाने जाते हैं, यहाँ से कमाने गए, वहाँ अच्छा खासा पैसा कमाया, वहाँ पर वो अपने घर परिवार बना लिए, परिवार के साथ रहने लगे। अब जो वहाँ के लोग हैं मराठी लोग, वो तो कहेंगे ना कि ये इसको किसको लाकर यूपी बिहार वालों को यहाँ बसा दिया है, गाली देते हैं। सही है ये कि लोग गाली देते हैं अभी भी। तो ऐसे ही जब वो भारत में बाबर आया तो वो भारत के लोग गाली देने लगे कि ये यहाँ क्यों आया, मुगल ये यहाँ क्यों आया। भाई वो मेहनत किया आया, चीज़ें जैसे हम लोग दिल्ली बम्बई जाते हैं वहाँ कमाते हैं, घर वर बनवाते हैं, ऐसे ही अगर आप समझोगे तो सही रहेगा। ऐसे समझने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए,
जानते हो आप, जब आप कोई भी चीज़ पढ़ो ना, तो आप धर्म से दूर होकर पढ़ो। धर्म की जो रूढ़ी है कि मैं तो हिंदू हूँ, मुस्लिम का विरोध ही करूँगा, चाहे वो गलत किया हो या सही, या हम मुस्लिम हैं तो हिंदू का विरोध करेंगे, नहीं। विरोध विरोध छोड़ो, सिर्फ जो लिखा है ना उस पर जाओ और आनंद लो। कहीं जाओ घूमने, उसकी बारीकियाँ देखो, ये सब देखो, मन में गांठ बांध कर मत जाओ, तो बहुत अच्छा चीज़ें आप देखेंगी, कंपेयर कर लोगे, चीज़ें ग्रहण करोगे। ठीक है, आगे देखो। इसी प्रकार बाबर के माध्यम से ही भारत में मुगल राज्य की स्थापना हुई। इसके साथ ही इस वंश की मुगल संस्कृति और सभ्यता का भी भारत में प्रसार हुआ। तो वही ना, जब भारत में आ गया वो और अपना राज्य यहाँ स्थापित कर लिया, यहाँ के लोगों को रखने लगा, तो धीरे धीरे इसका जो है प्रसार होने लगा। फिर बाबर का कला प्रेम कैसा था वो हम देख लेते हैं। बाबर एक अद्भुत कला पारखी था। वह सिद्धस्त कवि के साथ साथ सुंदर गद्य लेखक भी था, बहुत अच्छा लेख लिखता था। ठीक है, अब देखिए, तुर्की भाषा में बाबर की आत्मकथा है, जिसे हम बाबरनामा या तुझके बाबरी के नाम से भी जानते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है या पुस्तक है। इसके बाद आता है कि बाबर बगीचे में दावत करते हुए, ये बाबरनामा का बहुत उत्तम चित्र है, बहुत प्रसिद्ध चित्र है, बहुत ही अच्छी चित्र की संज्ञा इसे दिया गया है। ठीक है, आगे अब देख लेते हैं हम लोग। देखिए, जब हम आगे देखेंगे तो हमें पाएंगे, आगे देखेंगे तो हमें मिलता है कि विहिजाद के विषय में लिखा गया है। क्या? विहिजाद के विषय में लिखा गया है कि वह कुशल चित्रकार था, परंतु दाढ़ी युक्त चेहरा नहीं बना पाता था। विहिजाद के बारे में सिर्फ वर्णन है, हमने नोट में बताया ना, विहिजाद कभी भारत नहीं आया था। तो ये चीज़ यहाँ पर देखिए, विहिजाद के विषय में लिखा गया है कि वह कुशल चित्रकार था, परंतु दाढ़ी युक्त चेहरा नहीं बना पाता था। बाबर ने अन्य चित्रकार में शाह मुजफ्फर के विषय में लिखा है कि वह एक अच्छा चित्रकार था, जो सादृश्य बनाने में निपुण था, परंतु उसकी जल्द ही मृत्यु हो गई। बाबर ने समरकंद की मस्जिद का विवरण किया है, उन्होंने उसे चीनी चित्रों से सजा हुआ बताया है। अब देखिए, मैं यहाँ फिर क्लियर कर दूँ। बाबरनामा में दो चित्रकार का वर्णन किया है, एक का नाम है विहिजाद, दूसरे का नाम है शाह मुजफ्फर। ठीक है, लेकिन सिर्फ वर्णन किया है और बताया कि विहिजाद दाढ़ी नहीं बना पाते थे, दाढ़ी युक्त चेहरा, लेकिन जो शाह मुजफ्फर था ये बहुत अच्छा हूबहू चित्रण करना था। लेकिन ये मर गया, जल्दी इसकी मृत्यु हो गई। और मंदिरों मस्जिदों के विषय में बताए हैं कि उसने चीनी चित्रों से सजा हुआ बताया है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देख लेते हैं। देखिए, बाबर अपने साथ शाहनामा पुस्तक लेकर आया था। कौन सा पुस्तक लेकर आया था? शाहनामा लेकर आया था, जो लगभग 200 वर्षों तक शाही पुस्तकालय में सुरक्षित रही। और बाद में अंग्रेजी हुकूमत जब आई, अंग्रेज़ों की सत्ता, तो यह लंदन पहुंच गई और आज एशियाटिक सोसाइटी लंदन के पुस्तकालय की संपत्ति बनी हुई है, यानी कि उसे वहां पर रखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो शाहनामा इस समय कहाँ है? तो एशियाटिक सोसाइटी लंदन के पुस्तकालय में। अब हम देख लेते हैं हुमायूं को। तो हुमायूं का जो देखिए, हुमायूं का जो जीवन काल है 1530 से 1556 तक है। अब आगे देख लेते हैं, ये हैं हुमायूं जी। कौन? ये हैं हुमायूं। अब हम आगे पढ़ते हैं हुमायूं के बारे में। हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। उसका जन्म 1508 ईस्वी में हुआ था। हुमायूं 1530 में गद्दी पर बैठा, जब उसकी उम्र महज 23 वर्ष था। 1540 में कन्नौज के युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को परास्त कर दिया, यानी कि शेर शाह सूरी से हुमायूं हार गया और वह लाहौर होता हुआ अमरकोट के राजा राणा के शरण लिया। ठीक है, उनके महल में शरण लेने पहुंच गया। अब देखो, यही द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, और देखो यहीं पर 15 अक्टूबर 1542 को
उसके पुत्र अकबर का जन्म हुआ कब? 15 अक्टूबर 1542 को। कहाँ? अमरकोट के राणा के महल में। तो देखिए, शाह तहमाश की सहायता से वह अपने खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। किसकी सहायता से? शाह तहमाश के। ठीक है दोस्तों, आगे देखो। ईरान का शाह तहमाश स्वयं कलाकार था। कहाँ का कलाकार था? ईरान का कलाकार था। अभी भारत की कलाकार की में बात नहीं हो रहा, अभी ईरान का। ठीक है, तो हम लोग कितने पढ़े? शाहरुख एक कलाकार था, बिहजाद एक कलाकार था, शाह तहमाश कलाकार था। ठीक है, अब आगे देखो। 1544 ईस्वी में लगभग हुमायूं जब लौट रहा था तरवेज में, उसकी मुलाकात ईरानी चित्रकार से हुई जिनका नाम क्या है? बहुत अच्छा नाम है, आगे देखिए। जिसका नाम कला मुग़ल इतिहास में बहुत इज्जत से सराहा जाता है। एक का नाम था ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी, दूसरे का मीर सैयद अली। तो जो सिराजी थे ये पश चित्रण बनाते थे और मीर सैयद अली जो थे ये ग्राम चित्रण। ये दोनों हुमायूं के दरबारी चित्रकार थे। देखो, हुमायूं जब युद्ध में हार गया पहली बार भारत से, वहाँ गया, तो जब फिर भारत लौट जीता तो उसने आते वक्त इन दोनों को न्योता दिया कि आप हमारे यहाँ चलो, भारत हमारे साथ। लेकिन उस समय ये लोग नहीं आए थे, लेकिन बाद में जब देखे कि राजा अब बन गया है, वो अपनी सत्ता संभाल लिया, अब हम लोग जाएंगे तो हम लोगों का भरण पोषण कर लेगा, तब वो लोग चले आए। अब हम हुमायूं का कला प्रेम देखेंगे। देखिए, हुमायूं का जो कला प्रेम रहा है, ठीक है, वो देखिए। हुमायूं के कला प्रेम के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो देखिए, हुमायूं का कला प्रेम इस बात का प्रमाण है कि हुमायूं युद्ध पर जाता था तो अपने साथ पुस्तकों को लेकर जाता था, और जब छुट्टी मिलती थी युद्ध से या अवकाश के समय, पुस्तकों देखकर अपनी रुचि को शांत करता था। वह एक सुंदर पंछी का कबूतर, ठीक है, पंछी या कबूतर को देखा और उसे पकड़कर उसके पंख कटवाए और उसका चित्रण किया। 1547 में हुमायूं का कांधार और काबुल पर आधिपत्य हो गया। देखिए, ये बहुत विवादित है कि मतलब लोग अपने हिसाब से बताते हैं कि कबूतर का पंख काट दिया गया। तो कबूतर का पंख इतना नहीं काटा कि वो उड़ ना सके। जानते हो, जैसे आजकल क्या होता है कि जो जानवर घूमते हैं गाय वाय, तो इनकी हल्की सी पूँछ या कान के पास जब काट देते हैं, हल्का सा या निशान लगा देते हैं, तो फिर इसको उनको जो है ना, फिर जो काटते हैं जानवरों को, जो बेचते हैं, जिसे हम वो कसाई कहते हैं, फिर कसाई लोग उसको नहीं काटते हैं, ऐसा मानते हैं कि ये पहले से काटा गया है। इसीलिए उसके जो पंख थे, पूरा पंख नहीं काटे थे, हल्का सा पंख काटे थे। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, हुमायूं के संरक्षण में दास्तान अमीर हमजा और हमजानामा का चित्रण कपड़े पर, जिसका साइज है 68-32 सेंटीमीटर पर हुआ, जो पूर्णतः फारसी शैली में है, परंतु बाद में इन चित्रों पर भारतीय ग्राम दृश्य और जीवन हिंदू देवी देवताओं के पोशाक का समावेश किया गया था। यानी कि हिंदू जैसे कपड़ा पहनते थे, देवी देवताओं को वैसे पहनाया गया। हमजानामा चित्रावली मुग़ल कला का उत्तम ग्रंथ माना जाता है, कि यानी कि मुग़ल कला की जो शुरुआत है वो यहीं से, वो यहीं हमजानामा से जो है निकल कर आई है। ठीक है, किसकी? मुग़ल कला। ठीक है, आगे देखो। ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी ने एक पेंटिंग बनाई जिसमें बालक अकबर अपने पिता हुमायूं को भेंट कर रहे हैं। ठीक है, यह पेंटिंग तेहरान के गुलिस्तां पोथी खाने में लगी हुई है। कौन सा? जिसमें एक बालक अकबर अपने पिता हुमायूं को भेंट कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त नादिर उल मुल्क हुमायूं शाही ग्रंथ जो सैयद अली ने चित्रित किया था वो भी है। आगे फिर हम देख लेते हैं। देखिए, दास्तान अमीर हमजा और मासिर उल उमरा हुमायूं के समय की महत्वपूर्ण ये दो पोथी हैं। अब हम देखते हैं अकबर का। ठीक है, अब हम देखते हैं अकबर के बारे में।
जिनका 1556 में जन्म हुआ तो 1605 में मृत्यु हुई। तो ये हैं द ग्रेट अकबर। ठीक है, अब आगे देखो अकबर के बारे में। देखिए क्या क्या है चीज़ें हैं जिसे हमें पढ़ना है, इम्पॉर्टेंट है। तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद 13 वर्ष की आयु पर सिंहासन पर बैठे। ठीक है, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि जन्म 42 में हुआ था, लेकिन ये जो समय है ना, ये शासन काल का है कि कब से वो शासन करना शुरू किए थे। ठीक है, हाँ, कन्फ्यूजन मत होइएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे साथ जुड़कर कोई कन्फ्यूज रहे। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1442 ईस्वी में हुआ। पिता की मृत्यु के बाद 13 वर्ष की आयु पर सिंहासन पर वो बैठे थे। ठीक है, 13 वर्ष माने वही हो गया ना 54। ठीक है, अकबर ने मुसलमानों की कट्टरता को तोड़ने के लिए दीन इलाही धर्म शुरुआत की। जैसे इससे पहले जो कट्टरता थी हिंदू मुस्लिम को लेकर, उन्होंने इसको तोड़ने का प्रयास किया और उसके एवज में दीन इलाही धर्म शुरुआत की। उन्होंने स्वयं आमेर के राजा बिहारी मल की पुत्री, जिसका नाम हम लोग कहते हैं जोधाबाई, से उसने विवाह किया और उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता दी। धार्मिक स्वतंत्रता दी कि मतलब इन्होंने ऐसा नहीं किया कि तुम हिंदू हो और अब तुम मुस्लिम मैं हूँ, तुम मुझसे शादी कर ली तो अब तुम्हें मुस्लिम धर्म ही अपनाना पड़ेगा, तुम्हें कलमा पढ़ना पड़ेगा, नमाज पढ़ना पड़ेगा। उसने ऐसा नहीं कहा। अकबर ने कहा देखो हमारा तुम्हारा प्रेम है, और तुम अगर हिंदू देवी देवता के उपासक हो तो आप उनकी पूजा करो, हम अपना पूजा करेंगे। तो यही चीज़ की उसने स्वतंत्रता दी थी। ठीक है दोस्तों, और देखिए अकबर के शासनकाल में शिक्षा, संस्कृति एवं कला के क्षेत्र में पूर्ण विकास हुआ, मतलब बहुत तेज़ी से विकास हुआ। अब हम देखते हैं कि अकबर का जो कला प्रेम है वो कैसा है। ठीक है दोस्तों, अकबर का कला प्रेम। तो अकबर के समय में सुखद एवं शांत वातावरण में ललित कलाओं का दिनों दिन विकास हुआ। एकदम सुखद और शांत किसके? अकबर के समय में। अनेक कलाकारों, साहित्यकारों, संगीतकारों का यहाँ जमावड़ा होना शुरू हो गया, यानी कि सभी लोगों को ये अपने यहाँ स्थान देना शुरू कर दिया। यहाँ की तुझके जहांगीरी में स्पष्ट उल्लेख है कि अकबर ने भवन कला और चित्रकला की विशेष महत्व प्रदान किया था। इसे नवीन रूप देने में अपने उदारता का परिचय दिया आपने। तो देखिए इसने भवन कला यानी वास्तुकला और चित्रकला में बहुत जो है प्रोत्साहित किया था, क्योंकि ये भी तो काफ़ी महल बनवाए हुए हैं अकबर, महल, मस्जिद, ये सब चीज़ें। देखिए अकबर की गैलरी में ज़्यादातर भारतीय हिंदू चित्रकार थे। अकबर की जो कार्यशाला था, गैलरी था, वहाँ ज़्यादातर हिंदू चित्रकार थे, जिनमें सिखावट, कायस्थ, चितेरा आदि शामिल हैं। ये जातियाँ हैं जो शामिल हैं। मुस्लिम चित्रकार की अपेक्षा हिंदू चित्रकार अधिक निपुण व सूक्ष्मदर्शी भावना के प्रवीण थे। यानी कि मुस्लिम तो थे, लेकिन मुस्लिम से बारीकियों से काम बहुत, मुस्लिम की अपेक्षा जो हिंदू थे बहुत सूक्ष्मदर्शी, बहुत बारीकियों से काम करते थे। अकबर के साहित्य प्रेम व कला प्रेम की तुलना हिंदू के जो सम्राट हुए हैं महाराजा विक्रमादित्य से की जाती, कि जैसे महाराजा विक्रमादित्य ने, उनके समय में विकास हुआ था, सर्वांगीण विकास, जनता खुशहाल थी, वैसे ही अकबर के समय में सर्वांगीण विकास हुआ। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे कि अकबर के काल में कलाकारों की क्या भूमिका रही है, ये देखें। तो अफजुल फजल ने जो आईने अकबरी लिखा है, अब्दुल फजल ने आईने अकबरी किताब लिखा है, इसमें लिखा है कि बादशाह अकबर स्वयं अपने चित्र बनवाने के लिए बैठते थे और अपने दरबारियों को भी चित्र बनवाते थे, उनको भी बैठाते थे कि तुम भी बैठ जाओ। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए बादशाह अकबर बाज पंछी के साथ ये एक प्रमुख चित्र है।
अकबर ने सबसे अधिक चित्रकारों की नियुक्ति फतेहगढ़ सीकरी में कार्य करने के लिए सबसे अधिक चित्रकार नियुक्त किए थे। और यह जो काम चला था, यह काम 1570 से लेकर के 1585 तक, यानी 15 साल तक चला था तेजी से। 1576 में जब अकबर ने 27 सरदारों के साथ अहमदाबाद पर तूफानी आक्रमण किया, इसके बाद कलाकार जगन्नाथ, सांवलदास और तारानाथ थे। जब देखिए ये लोग ना युद्ध करने कलाकार भी लेकर जाते थे कि जब युद्ध हो रहा हो तो कलाकार देखकर चित्र बनाएंगे कि कैसे महाराज भाला फेंक के मारते थे या कैसे कैसे क्या होता था। तो ये जगन्नाथ, सांवलदास और तारानाथ को लेकर युद्ध में जाते थे। सांवलदास ने युद्ध का मार्मिक चित्रण किया है, बहुत अच्छे से दर्शाया है। ठीक है, अब और देखिए नोट तो ज़रूर आप लोग देखिए, क्योंकि मैं जो चीज़ों को एकदम स्पष्ट करने के लिए नोट्स लिख दिया हूँ ताकि आप चीज़ों को अच्छे समझ सकें। वकायते बाबरी में 19 हिंदू चित्रकार, 3 मुसलमान चित्रकार थे। किसमें? वकायते बाबरी में। आईने अकबरी में 19 हिंदू और 4 मुसलमान चित्रकार थे। आईने अकबरी के अनुसार फारिक, अब्दुल समद, मीर सैयद अली प्रमुख कलाकार थे। अब और भी जो मुख्य कलाकार थे उनमें से कौन कौन है ये देखो। एक एक कलाकार को हाईलाइट किया हुआ हूँ। ठीक है, एक एक कलाकार को आप लोगों के पास भाइयों हाईलाइट किया गया है। देखिए, पहले है जगन्नाथ, दूसरा है नंद ग्वालरी, तीसरा है भीम गुजराती, चौथा धर्मदास, पांचवा मुकुंद, छठवां मधु, सातवां जगन, आठवां तारा और नौवां सांवलदास। यानी कि कौन कौन हमने पढ़ा? जगन्नाथ, नंद ग्वालरी, भीम गुजराती, धर्मदास, मुकुंद, मधु, जगन, तारा, सांवलदास। अब आगे और भी हैं, देखते हैं। देखिए और जो बचे हुए हैं उसमें 10 नंबर पर हैं खेमकरण, हरवंश, दशवंत, बसावन, केशवलाल और महेश ही थे, जो बीरबल नाम था, महेश भी थे। ठीक है, अब और देखिए जो अकबर के समय में, ठीक है, अकबर के समय में जो ग्रंथ लिखे गए थे इसको 4 भागों में बांटा गया था। कितने? इसको 4 भागों में समझने के लिए बांटा गया था। पहला था भारतीय कहानी, जिसमें भारतीय कहानी जो है जैसे राधा, कृष्ण, राम, ये सब थे। दूसरा गैर भारतीय का मतलब है जैसे ईरान का जो कहानी हो गया, ये सब। तीसरा ऐतिहासिक, मतलब जो इतिहास से संबंधित था कि इन्होंने कहाँ कहाँ युद्ध किया, क्या क्या। और चौथा व्यक्ति चित्र यानी छवि चित्र। तो ये 4 भागों में बांटकर इन्होंने चित्रण कराया। तो पहले हम देख लेते हैं कि गैर ऐतिहासिक में क्या है। तो देखिए भैया, गैर ऐतिहासिक में दास्तान अमीर हमजा, इस पर फारसी प्रभाव है और इसके 150 चित्र उपलब्ध हैं। गुलुक ने इसे एकत्र किया और 1925 में इसे वियना में प्रकाशित कराया। आज 61 पेंटिंग वियना में, 25 साउथ केंसिंगटन म्यूजियम लंदन में और 15 अमेरिका संग्रहालय में है। यहाँ तक ठीक है। और देखो, भारत में 6 चित्र हैं, जिनमें 2 चित्र भारत कला भवन वाराणसी में है, 2 मुंबई में है, 1 हैदराबाद और 1 बड़ौदा में। टोटल अगर हम भारत में देखें तो भारत में 6 चित्र, 2 भारत भवन वाराणसी, 2 मुंबई, 1 हैदराबाद और 1 बड़ौदा में है। अब देखिए, अकबर कालीन रज़्मनामा के ही अनुकरण पर कुछ अन्य शासकों ने भी रज़्मनामा की सचित्र ग्रंथियाँ तैयार कराई। मतलब जब अकबर ने कराई तो अकबर का देखी देखा अन्य राजाओं ने भी रज़्मनामा की चित्रित पोथियाँ कराई। अहमदनगर के अब्दुल रहीम खाना खान द्वारा टीकाकरण किया गया। ये रहीम दास ही हैं, ठीक है, जिसमें 2 चित्र लाहौर संग्रहालय पाकिस्तान में है, 1 चित्र
मुस्के अब्दुल्ला 1025 हिजरी सन 1616 में अंकित है। ठीक है, आगे देखते हैं। वो तो हो गया था गैर भारतीय। अब हम भारतीय कहानी में देखते हैं। तो भारतीय में है अनवर सुहेली, जिसे हिंदू पंचतंत्र कहते हैं। इसकी चार पंक्तियों का पता लगता है जिसमें एक सन 1598 की लाहौर में चित्रित है। इस भारत के 27 चित्र भारत भवन वाराणसी में सुरक्षित है। इसमें 16 कलाकारों का नाम है। किसमें? अनवर सुहेली में 16 कलाकार का नाम है। तो देखो वो 16 कलाकार कौन कौन से हैं। बसावन, जगन्नाथ, फारूक, शिष्य, रामदास। 5 कौन कौन? बसावन, जगन्नाथ, फारूक, शिष्य, धर्मदास। ठीक है, आगे देखिए। आगे है मुकुंद, मिस्किन, महेश, जगन्नाथ लाल, चंद, खलिया, कमला, मनोहर, शंकर, माधव और अनंत। ये इतने कलाकार हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे? अकबर को। ठीक है दोस्तों, देखिए। तो ये जो था ये था हिंदू में। अब देखिए लिखित, अकबर के समय लिखित जो ग्रंथ हैं उसमें क्या क्या है। तो ये आपने 16 कलाकारों को पढ़ लिया। अब आगे देखिए। दूसरी प्रति 1570 में निर्मित स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज लंदन में। तीसरी रामपुर स्टेट लाइब्रेरी रामपुर में। चौथी रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन में। चारों सुरक्षित है। ठीक है, आगे देखिए। रज्मनामा जो महाभारत का रूपांतरण है, यानी कि जैसे हम लोग हिंदी में महाभारत हिंदू में पढ़ते हैं, वैसे ये लोग मुस्लिम में रज्मनामा पढ़ते हैं। बस, और कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। अब्दुल कादिर बदायूं अकबर के दरबार का संस्कृत का महान विद्वान था। अकबर कादिर बदायूं यही नहीं, वह अरबी फारसी भाषाओं का भी विद्वान था। इसको दिन रात की मेहनत करने पे से 50 चित्रकार द्वारा 169 चित्र चित्रित किए गए, जिनमें 24 चित्रों में दशवंत नामक चित्रकार ने काम किया। इस कार्य का 4 लाख खर्च किए। कितने? 4 लाख खर्च किए थे। इसकी एक प्रति राजा सवाई मान सिंह द्वितीय के संग्रहालय में है और दूसरी ब्रिटिश म्यूजियम एंड लाइब्रेरी लंदन में है। ठीक है, कहाँ? एक सवाई के में है, मान सिंह दूसरा यहाँ। कर्नाल द हैंडलिंग ने अपनी पुस्तक रज्मनामा के 148 चित्र छापे, जिसमें बसावन, लाल, तुलसी, मिस्किन आदि ने चित्रित किया था। इन्होंने अपनी पुस्तक, जैसे हम लोग अपना पुस्तक जब छापते हैं या लिखते हैं तो कोई चित्र ऊपर बनाते हैं, उसमें चित्र डालते हैं, तो वैसे ही जब इन्होंने रज्मनामा करा तो 148 चित्र बनाए, छापे थे, जिसमें बसावन, लाल, तुलसी, मिस्किन इनका नाम है। अब देखिए ऐतिहासिक में क्या है। हम लोग भारतीय देख लिए, गैर भारतीय देख लिए। अब तीसरा नंबर है ऐतिहासिक। अकबरनामा जो 1602 से 1605, इसकी प्रतियां हैं या संपत्तियों में ब्रिटिश म्यूजियम एंड लाइब्रेरी लंदन, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय और डार्विन में सिस्टर बेट्टी लाइब्रेरी में है। अकबर के काल में बनी अकबरनामा की यह प्रचार सर्वश्रेष्ठ है। इसमें 117 चित्र विक्टोरियन एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में रखा गया है और ये ऐतिहासिक चित्र है। अब चलते हैं हम छवि चित्र के बारे में। तो देखिए ये सलीम के जन्म का चित्र है जो बहुत फेमस है। 6 भाग में बटा है।
और वो 6 भाग कौन कौन सा है को हम दिखा रहे हैं, 1 मिनट। हाँ देखिए, एक, अरे यार इसका भी अलग चीज़ें हैं, तो ठीक है देखिए। हम लोग पहुंच रहे हैं, तो हम लोग कहाँ पहुंचे थे? अकबर, अकबर के व्यक्ति चित्र पर हम लोग पहुंचे थे। हाँ बहुत सही। तो देखिए, ये रहा अकबर के व्यक्ति चित्र। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, व्यक्ति चित्र में जो है मुगल काल में हुमायूं के काल से लेकर औरंगजेब के काल तक के सभी के व्यक्ति चित्र जो है मिलते हैं। अकबर ने आगरा में 1558 में 58 से 72 तक, फतेहगढ़ सीकरी में 72 से 58 तक, ठीक है, और उसके बाद 1558 से 1601, 1601 से 1603, 1603 से 1605 आगरा में चित्रशालाएँ स्थापित की। और अकबर ने अलग से एक कला निकेतन की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष अब्दुल समद से। देखिए, अभी कला निकेतन जैसे शांति निकेतन खुला है, वैसे ये कला निकेतन था, अब्दुल समद इसके अध्यक्ष थे। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो है याद रहिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट होती है छोटी चीज़ें। ठीक है दोस्तों, देखिए अकबर के समय कुछ प्रमुख चित्रकारों को हम पढ़ेंगे। अबुल फजल ने आईने अकबरी में अकबर के चित्रशाला में सबसे अधिक चित्रकार का वर्णन किया है, जिसमें 13 चित्रकारों का नाम विश्व भर में श्रेष्ठ है। विश्व के तमाम चित्रकार को टक्कर देते थे। जसवंत और बसावन भी उन कुछ चित्रकारों में से एक थे जिन्होंने रज़्मनामा को चित्रित किया था। देखिए, बसावन साहब जो हैं, यह अकबर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे। इन्होंने रज़्मनामा में काम किया था। रज़्मनामा, बहरिस्तान जामी, दराबनामा, अकबरनामा में भी इनके चित्र मिलते हैं। बसावन ने लगभग 40 वर्षों तक काम किया, जिसमें 200 से अधिक पेंटिंग या चित्र बनाए थे। अब हम देखेंगे अब्दुल समद सिराजी ने क्या किया था। तो देखिए, अब्दुल समद सिराजी दीन-ए इलाही धर्म का अनुयायी था। यह अपनी सुल्ली के कारण अत्यधिक विख्यात था। पूरब में मीर सैयद अली के निर्देशन में इसने काम किया था, किंतु बाद में अब्दुल समद सिराजी निर्देशन में कार्य पूरा किया। देखें, पहले कार्यभार मीर सैयद अली देखते थे, उनका मृत्यु हो गया था, तब अब्दुल समद सिराजी इस कार्यभार को देखते थे। लेकिन पहले कौन देखता था? हाँ, वही देखते थे। और देखो, दसवंत, आईने अकबरी में लिखा गया है कि वह कहार का लड़का था। फतेहगढ़ सीकरी में चित्रण करता था। देवी देवताओं और राक्षसों के चित्र बनाने में प्रवीण था। अंत में जहाँ वह राक्षसों का चित्र बनाया और उसी से घबराकर आत्महत्या कर ली अपनी चाकू से। ठीक है। और जो कलाकार हैं, बसावन, जगन्नाथ, फारूक, शिष्य, धर्मदास, मुकुंद, मिस्किन, महेश, जगन्नाथ, लालचंद, खालिया, कांवला, मनोहर, शंकर, माधव, अनंत, इनका भी वर्णन हुआ है। अब हम देखेंगे जहांगीर को। किसको देखेंगे? तो हम देखेंगे जहांगीर। ये है जहांगीर। देखिए, अकबर ने चित्रकला की जो वृक्ष लगाया था, जहांगीर के समय में पूरे यौवन को प्राप्त हुआ। यानी कि जो कला की नींव डाली थी, हुमायूं तो थोड़ा सा ही काम कर पाए, लेकिन अकबर ने पूरी तरह से जो नींव डाली थी, मेहनत किए थे, वो जहांगीर के समय अपनी यौवन पर हो गया। वही बात कह रहा है। इसके बाद अपनी जड़ता को प्राप्त हो गया। यानी कि जहांगीर के समय तक तो खूब चला, उसके बाद इसका पतन शुरू हो गया। 1605 में जहांगीर ने अपने पिता अकबर
की बागडोर संभाली और राज विस्तार व कला के क्षेत्र को आगे बढ़ाया। जहांगीर के समय को मुगल की चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या? गोल्डन एज, स्वर्ण युग। ठीक है दोस्तों, आगे देखो। जहांगीर स्वयं एक उच्च कोटि का कला प्रेमी चित्रकार, उदार प्रेमी लेखक, न्याय प्रिय शासक और प्रकृति सौंदर्य प्रेमी था। उसके पिता से कला और राज्य विरासत में मिला था। माँ से हिंदुत्व की पहचान मिली थी, क्योंकि इनकी माँ ही थी वो जोधाबाई। इनके बचपन का नाम सलीम था, अनारकली वाले सलीम। ठीक है, क्योंकि उनका जन्म एक महान मुसलमान संत शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था। संत फतेहगढ़ सीकरी में रहता था, इसीलिए अकबर ने फतेहगढ़ सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था, क्योंकि अकबर को बच्चा नहीं हो रहा था। तो जैसे आजकल बहुत पंडित हैं, मौलवी हैं, ऐसे ही थे शेख सलीम चिश्ती। तो उनके आशीर्वाद से जहांगीर पैदा हुआ। तो राजा अकबर ने उन्हें इसीलिए फतेहगढ़ सीकरी में सलीम वो रहते थे, साधु बाबा शेख सलीम। तो इसीलिए जो है फतेहगढ़ सीकरी अपना राजधानी बनाया और इनका नाम था संत शेख सलीम चिश्ती, इसलिए सलीम नाम से इनका पड़ा था। ठीक है, जहांगीर का घर का नाम सलीम था। आगे देखो, ये देखो सलीम अनारकली, इसके बारे में देखो मैं लिखा हूँ। सलीम को नर्तकी अनारकली से प्यार हो गया था। सलीम ने कहा, हे ईश्वर, यदि आप मुझे मेरे प्यार से मिलवा दें तो मैं कायनात के आखिरी दिन तक आपका आभारी रहूँगा। ये मुस्लिम है तो इसलिए हे या खुदा यहाँ लगा लो, जहाँ हे ईश्वर है वहाँ ऐसे कहे होंगे, या खुदा, यदि आप मुझे मेरे प्यार से मिलवा दें तो मैं कायनात के आखिरी दिन तक आपका आभारी रहूँगा। इसे मैं उर्दू शब्दों में कहूँ तो ऐसे है, या खुदा, आप मेरी प्रेमिका से मेरा दीदार करा दो तो मैं कायनात के अंतिम दिन तक तुम्हारा शुक्रगुजार रहूँगा। ऐसे बात एक ही है, सिर्फ शब्दों का इधर उधर है। हाँ, मैं भी भाई पढ़ता हूँ। क्यों? जहांगीर ने जब से रूप छवि नूरजहाँ को अपनी हृदय प्रिया बनाया, यानी जब से देखा और उनको अपने हृदय में बनाया, स्थान दिया, तभी से उनका रसिक मन चित्रकला में और रमने लगा कि नूरजहाँ का चित्र बनाओ। नूरजहाँ ऐसी है, बहुत खूबसूरती है, पूरे जहाँ का नूर है वो, इसलिए इसका नाम नूरजहाँ है। ठीक है, भारतीय कला समीक्षा का यह कहना है कि सुंदरी नूरजहाँ के सहयोग से जहांगीर की भाव प्रमाण प्रकृति चित्रकला और विशेष प्रकृति चित्रों की ओर अधिक आकृष्ट हुई। इसी का प्रभाव था कि उस्ताद मंसूर को उसने सैकड़ों पुष्प बना के चित्रित करने का आदेश दिया। यानी कि जहांगीर जो है वो प्यार करता ही था नूरजहाँ से, तो उन्होंने मंसूर को कहा कि आप सैकड़ों फूलों का गुच्छा जो है हमारी प्रेमिका के लिए बनाओ। ठीक है, अब देखो, जहांगीर सांस का रोगी था। किसका? सांस का रोगी था। 1527 में उसका देहांत हो गया और लाहौर में उसे दफनाया गया। जहांगीर की मृत्यु के 9 वर्ष बाद नूरजहाँ की मृत्यु हो गई। उसे भी उन्हीं के मकबरे के बगल दफना दिया गया कि दोनों लोग आराम से रहो। ठीक है, आगे देखो। पहला, जहांगीरनामा की पहली प्रति जहांगीर के सिंहासन पर बैठने के 14 वर्ष बाद बनाकर तैयार हुई। जहांगीर ने शाहजहां को पुस्तक भेंट की। दूसरा, 15 वर्ष यानी अगली ही साल दूसरी प्रति जहांगीर ने अपने दूसरे पुत्र परवेज के लिए भेजी। आज उन दोनों की कृतियों के चित्र इधर उधर भारतीय संग्रहालय में प्राप्त हैं।
ठीक है, आगे देखो। जहांगीरनामा की कुछ प्रति रामपुर स्टेट लाइब्रेरी में रखी गई है। जहांगीर के समय के जो रामपुर स्टेट लाइब्रेरी है वहाँ पर भी कुछ चित्र मिले हैं। जहांगीर ने अपने चित्र तुझके जहांगीरी में एक दरबारी इनायत खान का वर्णन किया है, जो मृत्यु के समय बड़ा दुबला पतला कंकाल मात्र हो गया था। तुजुक के अनुसार मनसा राम नाम के हिरन को समाधि पर उसका मकबरा बनवाया। यानी कि एक हिरन जब मर गया था मनसा राम का, तो उसका मकबरा बनवाया और इस हिरन की मूर्ति भी मकबरे में स्थापित कराई थी। यार मुगल इतना बेकार भी नहीं थे जितना लोग समझते हैं, अफवाह उड़ा है ना। तुझके जहांगीरी में जहांगीर ने एक स्थल पर कश्मीर में बनवाई एक कला दीर्घा का वर्णन है कि जहाँ तुझके जहांगीरी में लिखा गया है कि जहांगीर ने कश्मीर में एक कला दीर्घा बनवाया था। इस प्रकार चित्रकला का समय 1620 ईस्वी माना जाता है। इसी प्रकार शीश महल नूरी चश्म का निर्माण जहांगीर ने अजमेर में करवाया था और यह सुंदर चित्रकलाओं से सुशोभित कराया था। ठीक है, आगे देखो। उसने अपने धार्मिक और जीवन संबंधित यूरोप चित्र उपलब्ध करवाए। जहांगीर का बचपन प्रसिद्ध ईरानी चित्रकार अकारिजा और उसके पुत्र अब्दुल हसन के साथ बीता और प्रसिद्ध मुसाफिर ख्वाजा अब्दुल समद के पुत्र शरीफ का सहपाठी था। ठीक है, क्या था? शरीफ का सहपाठी था। अब हम पढ़ेंगे जहांगीर कालीन चित्रकला। ठीक है, देखिए। दो खंड में करके पढ़ लेंगे। देखिए, इंग्लैंड के अंग्रेज दूत सर टॉमस रो ने अपने यात्रा वृत्तांत में बताया है कि एक बार मैं जहांगीर के दरबार में गया, जहां उसने जहांगीर को देने के लिए एक चित्र मैडोना और शिशु चित्र जहांगीर को बहुत पसंद आया और उन्होंने वह चित्र एक रात के लिए लिया। अगली सुबह उन्होंने इस चित्र के 5-6 चित्र के साथ हमें दिया और कहा, आप इसमें से अपना मूल चित्र पहचान लीजिए, जो हमारे लिए पहचान में नहीं आया। तब उन्होंने कहा, मैं इसे समझा दे रहा हूँ, चिंता मत करो। तब उन्होंने कहा, अंग्रेजी बाबू, हम चित्रकला में इतने कमज़ोर नहीं हैं जितना आप समझते हो। ठीक है। अतः मुगल चित्रकार को पाश्चात्य चित्र अनुकृत करने का पूर्ण कौशल था। अब समझिए, सर टॉमस रो जब आया जो है जहांगीर के समय, तो उसने जो है एक चित्र लाया था मैडोना और शिशु। जहांगीर जी को बहुत अच्छा लगा तो उन्होंने कहा कि ये चित्र आप हमें एक रात के लिए हमें दे दो। उसने कहा, ठीक है महाराज, ये रख लो। फिर उसी रात उसी चित्र का 5-6 चित्र एकदम हूबहू उसी साइज में उसी रंग में एकदम सादृश्य बनाकर अगली सुबह जहांगीर ने सर टॉमस रो जो आए थे उनको सभी चित्र दे दिए और बोले, अब आप इसमें से ये पहचानो कि तुम्हारा कौन सा चित्र है। तो सर टॉमस रो चकरा गया। वो इतना हूबहू देखा कि कोई अंतर ही नहीं, वो पहचान ही नहीं पाया कि इसमें से हमारा चित्र कौन सा है। तब जहांगीर ने कहा कि अंग्रेजी बाबू, हम चित्रकला में इतने कमज़ोर ना है, हम नहीं हैं जितना आप समझते हो। उन्होंने कहा, चित्रकला में हम इतना कमज़ोर ना है, 3 पीढ़ी हमारा काम करत बा चित्रकला में। हमरे दादा हुमायूं और पिताजी अकबर और हमरे समय, ठीक है, 3 पीढ़ी से चित्रकला बनत बा और गुंडई न किया। देख क्या इतना अच्छा चित्रकला वक्त तू पहचान ना पाया। ठीक है, उसी को इन्होंने कहा कि अंग्रेजी बाबू, हम चित्रकला में इतने कमज़ोर नहीं हैं जितना कि आप हमें समझते हो। अतः मुगल चित्रकार को पाश्चात्य यानी कि जो है विदेशी चित्र बनाने में पूर्ण कौशल प्राप्त था। ठीक है दोस्तों, आगे देखो। वैसे भारत का चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, समय पाने पर छोड़ता किसी को नहीं है।
जहांगीर चित्रों में पारखी होने की कथा स्वयं जहांगीरनामा में लिखी, जो इस प्रकार है। मेरी पेंटिंग की गहराई और पहचान ऐसी है कि अगर कोई पेंटिंग बनाता है और उसमें आँख और होंठ बनाता है तो मैं उसके काम को देखकर बता सकता हूँ कि किसने होंठ बनाया, किसने कान बनाया। ठीक है दोस्तों, सोचो यहाँ तक वो प्रवीण था। प्रवीण होने का कारण ये था कि बचपन से ही ये कला दीर्घा में जाता था, तो जब कलाकार काम करते थे देखता था, तो देखते देखते पता चल गया कि किसकी शैली कैसी है और वैसे वो पहचान लेता था कि ईरानी प्रभाव से मुक्त थी और जहांगीर की मनोवृत्ति के अनुसार चित्रकार अपनी शैली में परिवर्तन कर लिया। देखिए, पहले तो ईरानी से थी, फिर जहांगीर को देखा कि इनको कैसे कैसे चित्र जो है पसंद आ रहे हैं। देखो, जहांगीर की मनोवृत्ति के अनुसार, यानी जहांगीर को कैसे पसंद आ रहे हैं टेक्निक, तो उसी के अनुसार अपनी शैली में परिवर्तन कर लिया। जहांगीर का दरबार नामक चित्र या पेंटिंग प्रमुख व्यक्तियों और मुगल के अधिकारियों के बीच एक पुजारी को देखा जा सकता है कि उस समय जो जहांगीर का दरबार था उसमें प्रमुख व्यक्ति तो थे ही, मुगल के अधिकारी थे, लेकिन उनके बीच में एक पुजारी भी था। आगे देखो, इसके बाद जो नोट्स में है ये तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जहांगीर युग की चित्रित पुस्तकें और चित्र बांकीपुर पटना रामपुर संग्रहालय में है। यूरोप अमेरिका के बड़े बड़े संग्रहालय में, व्यक्तिगत संग्रहालय में भी यह चित्र पर्याप्त रूप से मिलती हैं। अब देखिए, अब हम देख रहे हैं कि जहांगीर के कालीन पशु पक्षी और प्रकृति प्रेम इनका कैसा था। पशुओं को लेकर, पक्षियों को लेकर, प्रकृति को लेकर ये कैसे चित्र बनाते थे। ठीक है, तो देखिए, जहांगीर को चित्रों के एल्बम बनवाने का बहुत शौक़ था। वह कला का इतना शौकीन था कि वह जो भी शैली थी या जो भी उस समय जो है लिपि थी उसके सामने आती थी, उन पर वो हस्ताक्षर कर देता था। ठीक है, आगे देखिए, यानी कि उसके समय जो भी चित्र आता था उसे इतना पसंद आता था, वो डायरेक्ट उस पर हस्ताक्षर कर देता था। पशु पक्षी एवं आखेट विषय के चित्र की बड़ी बड़ी एल्बम करके उन्हें नत्थी करके जहांगीर कोमल स्वभाव के कारण ही हिंदू दरबार में हिंदू मुस्लिम कलाकार की कद्र मिलजुल कर करते थे। देखिए, इनको जो है एल्बम बनवाने का शौक़ तो था। मूड क्यों हो रहा है? ठीक है, इनको बनवाने का शौक़ तो था ही, इसलिए वो एल्बम को नत्थी कर लेते थे। और जहांगीर कोमल स्वभाव के कारण थे, तो इसलिए हिंदू मुस्लिम को बराबर जो है चित्रकार मिलजुल कर रहते थे कि कहीं हिंदू और चित्रकार रेखाएं तैयार की और मुसलमान उसमें रंग भरता था। इतनी एकता थी कि एक अगर रेखा तैयार करता था तो दूसरा जो है उसमें रंग भरता था। जहांगीर जानवरों के प्रति बहुत दयालु थे। एक बार उसने एक हाथी को तालाब के ठंडे पानी में कांपते देखा तो उसने पूरे तालाब को गर्म पानी से भर दिया। अगर हम व्यक्ति चित्र देखें तो जहांगीर ने न केवल अपने दरबार के कुलीन पुरुष के चित्र बनवाए, शासक, राजकुमार, गायकों जैसे साधारण व्यक्तियों के भी चित्र उन्होंने बनवाए थे। अब जहांगीर के समय जो महिला चित्रकार थी वो उनके बारे में पढ़ेंगे कि जहांगीर के शासनकाल में महिलाएं भी चित्रकारी करती थी, जिनमें साइफा बानो, नादिरा बानो और रुकैया बानो। क्या? साइफा, नादिरा, रुकैया बानो नाम था। यह बेगम के व्यक्ति चित्र बनाती थीं। किसके? बेगमों के ये व्यक्ति चित्र बनाती थीं। ठीक है, इसके बाद देखिए है जहांगीर कालीन चित्रकार और उनके चित्र। जहांगीर के काल में कुछ निम्नलिखित चित्रकार दिए गए हैं जिनके नाम हम पढ़ते हैं। तो देखिए उनका क्या नाम है। अब्बुल हसन। जहांगीर के दरबार का सबसे सर्वश्रेष्ठ चित्रकार होने का उल्लेख किया गया है। जहांगीर तुझके जहांगीरी में लिखा है कि इस समय अब्दुल हसन के साथ कोई चित्रकार नहीं है। जहांगीर ने उसके
कलम की बारीकों से प्रभावित होकर उसे नादिर उल जमा की उपाधि दी। किसे? अब्दुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि दी गई, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। अब्दुल हसन को उन्हें यह उपाधि तब दी थी जब उन्होंने जहांगीर के सिंहासन का चित्र बनाया था कि जहांगीर सिंहासन पर आरूढ़ या बैठे हुए। तब जहांगीर ने उन्हें बैलगाड़ी जो चित्र बनाया था उस पर उन्हें 100 सिक्के भेंट किए थे या उनको 100 सिक्के दिए थे। बोले इतनी अच्छी चित्र बनाते हो, लो 100 सिक्के। नोट: ऐसा कहा जाता है कि 13 वर्ष की आयु में अल्बर्ट ड्यूरर ने वास विधा में संत जॉन को सूली पर चढ़ाना चित्रित किया था। यह एक अन्य चित्र रोमन सागर देवता नेपच्यूलियन दरियाई घोड़े पर सवार का भी चित्र बनाया गया था इनके समय में, ठीक है। और देखिए, चिनार के पेड़ पर गिलहरी का चित्र। चिनार के वृक्ष को मंसूर ने और गिलहरी को अब्बुल हसन ने बनाया था। 1617 में अब्बुल हसन ने यूरोपीय तत्व के लिए एक राजकुमार बालक के व्यक्ति चित्र बनाया था। अब्बुल हसन के अन्य चित्र में है शाह अब्बास से भेंट करते हुए जहांगीर, शाह अब्बास का आतिथ्य करते जहांगीर, गरीबी को नष्ट करते हुए जहांगीर, ये चित्र हैं, ठीक है। आगे देखिए, और जो चित्र हैं उनमें से हैं एक गोला पकड़े हुए जहांगीर, मालिक अंबर को मारते हुए जहांगीर चित्र है। उदाहरण के तौर पर यूरोपीय मोमबत्ती स्टैंड जहांगीर, न्याय के प्रतीक, सिंह, गाय, बकरी, ग्लोब, नन्हे फरिश्ते, पंखदार क्यूपिड आदि चित्रित किया गया है। अब्बुल हसन की जामनगर में जाम जाशा मुख्य पेंटिंग है। इंडियन बुक ऑफ पेंटिंग के लेखक कुहनील और हरमन गोइट्स ने इसे प्रकाशित किया था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मनोहर के बारे में। मनोहर शिकार चित्र बनाने में निपुण था। जहांगीर का चित्र शेर का शिकार करते हुए जहांगीर बनाया था, जिसकी एक प्रति मॉस्को तथा दूसरी ऑक्सफोर्ड में है। काला हिरन विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में है, ठीक। अब इसके बाद हम बिशनदास को देखते हैं कि बाबू बिशनदास क्या किए थे। तो बाबू बिशनदास जो थे सभी व्यक्ति चित्र बनाने में निपुण थे। शाह अब्बास नूरजहां का चित्र और शेख सूफी संत का चित्र बनाया था। और इनके समय में अन्य कलाकार भी थे जिनका नाम लिया जाता है अन्य कलाकारों में अब्बुल हसन, विचित्र, दौलत, और इसके अलावा इन्हीं क्रम में हैं मंसूर, हाशिम, गोवर्धन, मोहम्मद और नादिर। कुल मिला जुला के 8 चित्रकार और वर्णन किया गया है, ठीक है। और देखिए, इसके अलावा मंसूर बाबू के बारे में क्या कहा गया है। मंसूर पशु पक्षी तथा वनस्पति के चित्रण में सिद्धस्थ था। टर्की मुर्गा, चकोर पक्षी, साज पंछी भारत के बादशाह द्वारा भेंट स्वरूप भेजा गया था। विश्व प्रसिद्ध पंछी जो बाज पंछी का चित्र कलकत्ता संग्रहालय में रखा गया, जो मंसूर जिसकी वजह से पहचाने जाते हैं। जानवरों में जेब्रा की पेंटिंग प्रमुख रूप से उल्लेख मिलता है। जहांगीर की पेंटिंग में नक्काश का काम था, इसलिए उन्हें नक्काश मंसूर भी कहा जाता है। इसके बाद है अमल ए बंदा ए दरगाह मंसूर, नादिर उल अस्त, राज दरबार का दास मंसूर उल्लेखनीय है। लाल पुष्प इनका बहुत प्रसिद्ध चित्र है जिन पर तितलियां बैठी हैं। अब अन्य चित्र इनका जो है वो देख लीजिए। अन्य चित्र में इनका है कोयल, कौवा, बटेर, तितर, घोड़ा। क्या? कोयल, कौवा, बटेर, तितल और घोड़ा, ठीक। इसके अलावा
बंदर, लंगूर, पक्षी है। अगर मैदानी फूल के बारे में बात करें, जो मैदानी क्षेत्रों के फूल हैं, जंगली स्ट्रॉबेरी, नर्सिसस, गुलाब, चेरी फूल, इसका वर्णन है। अब देखिए इसके बाद नाम आता है दो और महान चित्रकार का इनके समय के, जिनका नाम है मोहम्मद नादिर। मोहम्मद नादिर पेड़ पौधे और पुष्प चित्र बनाने में सिद्धस्त था। इसकी कृति नरगिस का पुष्प प्रिंस ऑफ वेल्स मुंबई में सुरक्षित है। अकारिजा साहब की है। यह ईरानी चित्रकार थे और ये अब्दुल हसन के पिता थे। ईरानी होने के बावजूद इन्होंने भारतीय शैली में काम किया और 1602 में निर्मित राजकुंवर वर्तमान में चेस्टर बेट्टी संग्रहालय में सुरक्षित है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम कि जहांगीर के समय की क्या विशेषता रही है। ठीक है, जहांगीर के समय की विशेषता क्या है, तो देखिए जहांगीर की कला में चित्रकला ईरानी प्रभाव से मुक्त हो गई और रेखाओं के माध्यम से नया रूप ले लिया। साथ ही जहांगीर के बारे में और भी वर्णन जो मिलता है वो कुछ इस प्रकार है। इतना गर्मी हो रही है, देखिए जहांगीर प्रकृति का उपासक था। फूल, पेड़, पहाड़, पेड़ के तने, पत्तियां, बादल आदि हर चीज़ का उपासक था। रेखाएं अत्यधिक कोमल और महीन दर्शाई गई हैं। चित्रों में बारीकी, सफाई, शरीर गठनशीलता, वस्त्रों की बनावट, सीखना व वायु में कंपन का बोध कराती है। कभी कभी छोटे बिंदु बनाकर बिंदु परताज लगाया जाता है, जिसे दाना परताज कहा जाता है। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि दाना परताज क्या है, तो छोटे छोटे ऐसे देखो ऐसे कभी कभी ऐसे छोटे 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 ऐसे छोटे छोटे बिंदु लगाया जाता है ना, ऐसे ऐसे। तो ये छोटे छोटे कैसे दाना कहते हैं कि बहुत छोट छोट दाना बा, बहुत बड़ा बड़ा दाना पड़ा बा, छोट छोट दाना, तो इसी को दाना और परताज कहते हैं छाया प्रकाश को। ठीक है, तो ऐसे बिंदी बिंदी से छाया प्रकाश को दिखाना जो है, इसी को दाना परताज कहते हैं। अब एक और देख लो, इसके बाद आ जाएंगे हमारे ताजमहल वाले। बहुत सही, देखिए एक जैसे चेहरे, होंठ, नाक, ललाट, ठुड्डी, सामंत रेखाएं बनाई गई हैं। हिंदुओं से संबंधित धार्मिक पौराणिक चित्रण हुआ है और छाया प्रकाश का प्रयोग कम किया गया है। तत्वों को मिश्रित रंगों दोनों प्रकार से प्रयोग किया गया है। अब आगे आ गए, इनका नाम है शाहजहां, जिनका शासन काल है 1628 से 1658। ये देखिए शाहजहां हैं, इनके बारे में क्या है तो हम देख लेते हैं। देखो शाहजहां सम्राट जहांगीर का पुत्र था। किसका? जहांगीर का। 1627 में जब जहांगीर की मृत्यु हो गई तो वह दक्षिण में था। कौन? शाहजहां जब इनकी मृत्यु हुई तो दक्षिण में था। नूरजहां का पिता जहांगीर से पहले ईरानी सरदार शेख अफगान से हुआ था। नूरजहां जो विवाह है जहांगीर से पहले ईरानी सरदार शेख अफगान से हुआ था। उससे जो पुत्री पैदा हुई, ठीक है, नूरजहां ने जहांगीर के छोटे पुत्र शहरयार यानी खुर्रम के भाई से कर दिया। ठीक है, देखो नूरजहां का जो पहला पति कौन थे? पहले पति थे सरदार शेख अफगान, दूसरे थे इनके पिता शाहजहां के पिता नूरजहां। तो जो इनकी आसफ सरदार शेख आहा की बेटी थी, इनका विवाह जो है छोटे भाई के साथ कर दिया गया था। ठीक है, आगे देखो। नूरजहां का भाई आजम खान अपने दामाद खुर्रम को गद्दी पर बैठाना चाहता था। आसफ खान की गद्दी के अन्य सभी दावेदार को कैद कर लिया और शाहजहां ने सबका वध कराकर 1628 पे गद्दी पर बैठ गया। बहुत सही, आगे देखो। शाहजहां के अंतिम दिन बहुत कष्ट में बीते थे और 1600
57 में बीमार पड़ गया। उसके आपसी पुत्रों में औरंगजेब ने अपने सभी भाइयों को मारकर गद्दी पर बैठ गया। 1666 में आगरा के किले में शाहजहां को औरंगजेब ने कैद कर लिया और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। अब हम देखेंगे शाहजहां की ये तो जीवन काल थी, अब इनकी चित्रकला में क्या क्या योगदान है हम वो देखेंगे। तो देखो दोस्तों, इसके शासनकाल में बहुत ज़्यादा चित्रकला पे काम तो नहीं हुआ, लेकिन चित्रकला बंद भी नहीं हुआ। ठीक है, हाँ, जैसे बहुत ढेर सारा चित्रकला पे काम तो नहीं हुआ, तो लेकिन चित्रकला इसके समय बंद भी तो नहीं हुआ। जैसे कोई होता है ना कि बहुत, जैसे कोई कहता है कि यार बहुत अमीर तो नहीं है, लेकिन हाँ अपन दैनिक जीवन के खर्चे चलाते हैं, बीवी बच्चों का ध्यान रखते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, दैनिक ज़रूरतें पूरी करते हैं। तो ऐसे ही उस समय चित्रकला बंद तो नहीं हुई थी, मतलब बहुत तेज़ी से नहीं थी चली, लेकिन बंद भी नहीं हुई थी। तो वाचस्पति गैरोला जी क्या कहते हैं, अकबर से लेकर जहांगीर तक कि मुग़ल चित्रकला की जो विशेषता और शासकों को जो स्वाभाविक रुचि दिखाई दी थी वह फिर ना रही। यानी कि अकबर से लेकर जहांगीर के समय चित्रकला में जो रुचि, जो प्रेरणा, जो साहस, जो शौर्य, जो ये सब दिखाई देती थी वो फिर ना दिखाई दी, यानी कि इसके बाद ख़त्म सा हो गया। फिर आते हैं सर टॉमस रो। सर टॉमस रो के बारे में कहा जाता है कि जब उन्होंने शाहजहां को घड़ी उपहार में भेंट की तो उन्होंने प्रतिक्रिया में यह कहा कि घड़ी की जगह अगर उन्हें नवनिर्मित तेल चित्र से बना हुआ पेंटिंग दिए होते तो उन्हें बहुत खुशी होती। अब दारा शिकोह का प्रेम देख लीजिए। शाहजहां का पुत्र दारा शिकोह कला प्रेमी था। वह कवि और संस्कृत का विद्वान था, लेकिन अच्छे लोग को मार दिया जाता था। देखो, दारा शिकोह 40 चित्रों का मुरक्का व चित्रधर को, जो अब इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में सुरक्षित है। इसके अलावा मुग़ल बादशाह शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह महल की खिड़की से नोटों का चलन देखते हुए, ये नटो है, ठीक है, नटों का चलन देखते हुए यह तस्वीर राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। दारा शिकोह सूफी संत के साथ, जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। दारा शिकोह ने एक मुरक्का एल्बम बनवाया कर अपनी पत्नी नादिरा बेगम को 1641-42 में भेंट किया था। ठीक है, 1740-50 में अवध में टेम्परा से चित्रित राष्ट्रीय संग्रहालय ने नई दिल्ली में सुरक्षित दारा शिकोह की बारात हाजी मदनी ने चित्रित किया है। किसने? हाजी मदनी ने। ये है शाहजहां का चित्र। अब शाहजहां के समय पांडुलिपियां कौन कौन सी हैं वो हम देख लेते हैं। शाहजहां के समय की पांडुलिपियां निम्नलिखित हैं, जिनमें से सोज ओ गुदाज जो 1630 में ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में है। गुलिस्तां 1646 बार्लिन लाइब्रेरी ऑक्सफोर्ड में। कुलियात चेस्टर वेट्टी लाइब्रेरी डबलिन में। जफ़र खान मसनवी 1663 में। ये पांडुलिपियां हैं। और देखो, बादशाहनामा जो 1656 से 57 में स्थित रॉयल लाइब्रेरी विंडसर में संग्रहित है। निम्नलिखित कलाकारों का उल्लेख है। तो कौन कौन कलाकार हैं हम ये देखेंगे पहले। बालचंद्र, प्यार, मिरर, अकरिया, गोवर्धन, विचित्र, होनहार, बालचंद और समरकंदी। ठीक, आगे देखिए, अनूप मोहम्मद कादी, ये इनके समय कलाकार थे। अब देखिए लीजिए, ये है
जहांगीर के समय की वास्तुकला। तो जहांगीर के शासनकाल में भवन निर्माण का काल अत्यंत महत्वपूर्ण रहा, जिसकी प्रेरणा उनकी पत्नी मुमताज़ थी। ताजमहल के वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल को रंग रूप दिया था। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल 1631 से 53 में निर्माण शाहजहां ने कराया था। अब शाहजहां कालीन इमारत कौन कौन सी है, हम इमारत पहले देख लेते हैं। पहला है ताजमहल, जो 1631 से 53 तक चला था। दूसरा दीवान आम 1631 से 40 में बनवाया गया। दीवान खास 1635, मच्छ महल 1635, शीश महल 1631, खास महल 1631, नगीना मस्जिद 1631, मोती मस्जिद 1648, जामा मस्जिद 1644, शाह बुर्ज 1631। अब शाहजहां ने दिल्ली में क्या क्या इमारत बनाया था ये देखिए। शाहजहानाबाद 1638, जामा मस्जिद 1644 से 56, लाल किला 1639, दीवान आम 1639, दीवान खास 1639 और मोती महल 1639, हीर महल 1639, रंग महल 1639। नोट देखिए, शाहजहां कालीन चित्रों के विषय वैभव संबंधित राजदूत का चित्र, पूर्वजों व सम्मानित व्यक्तियों का चित्र, गोष्ठी के चित्र व बेगम का चित्र चित्रित किया गया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि फारुखसियर के समय बिलास के सबसे अधिक चित्र बने। किसके समय? फारुखसियर के समय। अब ये आ गए भाई साहब औरंगजेब। इसका अलग दबदबा है 1658 से 1707। औरंगजेब के कारनामे पढ़ो। औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर शाहजहां के पत्नी मुमताज़ से हुआ था। औरंगजेब भी अपने पिता की तरह अपने 3 भाइयों को मारकर गद्दी पर बैठा था और छांट कर कट्टर पंथियों को अपनाया। जैसे इसके पिताजी मार के राजा बन गए थे, वैसे ये भी अपने भाइयों को मार के राजा बन गया। बहुत सही। अब देखिए औरंगजेब कालीन कला। यूँ तो औरंगजेब कट्टर मुसलमान था, किंतु चित्रकला का विरोधी होने के साथ साथ उसके समय के युवा काल से लेकर वृद्धा काल तक के चित्र मिले हुए हैं, जो ब्रिटिश संग्रहालय लंदन और औरंगजेब की बीजापुर घेरे में रखा गया है। औरंगजेब ने चित्रकला को धर्म निषेध घोषित किया। एक बात जानते, जब हम शुरू में पढ़े थे तो हम बताए थे कि ईरान में जो है सजीव लोगों का चित्रण नहीं होता था, जैसे मानव और जानवर का। लेकिन समय बदला, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां के समय हुआ, तो जब ये कट्टरपंथी को अपनाया, मुग़ल को अपनाया, इस्लाम को अपनाया, तो उसमें लिखा गया था कि जो है जानवरों का और मनुष्यों का चित्रण नहीं हो सकता। तो इसी तरह से उसने धर्म निषेध घोषित कर दिया था कि जो, इसलिए तो कलाकार को भगा दिया, बोला भागो यहाँ से, कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, अपनी प्रियतमा राणा दिल के साथ शहजादा दारा शिकोह शीर्षक चित्र, जो राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में सुरक्षित है, औरंगजेब ने इसे चित्रित कराया था। ठीक है, कुछ चित्रकार रखे थे, लेकिन जैसे ढेर सारे होते थे वैसे नहीं, कुछ 1-2 जो इनके खास रहते होंगे तो उनको रखते थे। लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। औरंगजेब ने ही अपने प्रिय पत्नी रूबिया दुरानी की याद में 1678 में औरंगाबाद में एक मकबरा बनवाया, जिसे कला इतिहास में बीबी का मकबरा नाम से प्रसिद्ध है। इसे दक्षिण का ताजमहल कहते हैं। और उत्तर का ताजमहल जो है अयोध्या में बहू बेगम का मकबरा है, उसे कहते हैं। जब अयोध्या जाइएगा घूमिएगा, बहुत अच्छा है। ठीक है, आगे देखिए। मुगल शैली की विशेषताएं।
मुगल चित्रकला केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में आश्चर्य कर रहा है। 16वीं शताब्दी में भारत की चित्रकला मुगल सम्राट के संरक्षण में भारतीय कला की विशेषता को ग्रहण कर ली थी। ठीक है, यानी कि भारत में ही सिर्फ नहीं विदेशों में भी बोलबाला है। यहाँ पर जो है 3 प्रकार के रंग का वर्णन है। मुगल काल में रंगों का 3 प्रकार मिले हैं। पहला है वानस्पतिक, इसमें काला काजल सरसों के तेल से भारी दीपक में कपूर जलाकर काजल बनाया जाता था। महावर लाख से तैयार किया गया रंग पीला ढाक से। देखो हम लोग दिवाली के दिन जब काजल पाड़ा जाता है तो ऐसे ही तो पाड़ा बच जाता है, दीपक जला के ऊपर से जो है कि मिट्टी के बर्तन जिसे कोसा कहते हैं उसे रख देते हैं, पड़ जाता है काली, फिर हम लोग शाम को लगा कर सो जाते हैं। वही सब चीज़ें हैं। ठीक है, देखिए पहला वो हो गया। दूसरा रासायनिक, इसमें सफ़ेद कासगर से बनाया गया रंग लाल सिंदूर की भस्म हिंगुल से बनाया गया। खनिज रंग में लाल, गेरू, नीला, पीला, चमकदार रंग, हल्के रंग, गहरे रंग के तान बनाए गए थे। और देखिए छाया प्रकाश, मुगल चित्रों में सादृश्य अथवा उभार गोलाई दिखाने के लिए छाया प्रकाश के सिद्धांत दिया गया है। काले रंग से हल्की छोटे छोटे रेखाएं खींचकर बिंदु पर्दाज बनाया गया, जो ही उधर हम बता रहे थे ऐसे ऐसे रेखा। ये हो गया बिंदु, और छाया प्रकाश ऐसे ऐसे डार्कनेस करना, ये हो गया पर्दाज, इसी को कहते हैं बिंदु पर्दाज। हाशिए, मुगल शैली के हाथ या भी कुशल चित्रकारों द्वारा बनाए गए थे। हाशिए कुशल चित्रकारों द्वारा बनाए गए थे, जो सोने चांदी से फिर बाद में उन्हें 3-4 रंगों से छोटे छोटे खानों में विभाजित कर दिया जाता था। अगर हम परिप्रेक्ष्य की बात करें तो अकबरकालीन चित्रकला में कलाकारों ने वायवीय परिप्रेक्ष्य का अनुसरण करते हुए चित्रों को उचित बिंबों का प्रदर्शन किया। भावनाओं की विद्वता बहुत नीचे तक चित्रित की गई। अब हम देख रहे हैं भवन कैसे थे। तो भवन, अकबरकालीन चित्रों में भवन की विशेषता सफ़ेद संगमरमर लाल रंग से स्थापित बनाया गया है, जो आगरा दिल्ली के लाल सफ़ेद भवन के रूप में है। भवन की सजावट पुष्प पंचक, गुलदस्ता, जंगल, छड़ी, मोरी नाव, फुलझड़ी आदि अंकित है। ठीक दोस्तों, इसके बाद आलेखन देखते हैं। आलेखन मुगल काल में केवल हाशिए आलेखन सीमित नहीं था, बल्कि सार्थक, पर्दे, छत, स्तंभ आदि अंकित हैं। सुनहरे रंग से कपड़े पर भी आलेखन किए गए। वस्त्र और आभूषण, मुगल चित्रों में पुरुषों को जामा, चुस्त पैजामा, कमर में पटका और पगड़ी पहने हुए, स्त्रियों में पहनावे कुर्ता, आस्तीनदार चोली, छीना आंचल जामा आदि है। और आगे एक चश्म चेहरे मुगल शैली में प्रयोग किए गए हैं। रेखाएं कोमल और बारीक बनाई गई हैं। मुगल शैली की कोमल एवं बारीक रेखाएं, पतली रेखाएं खींची गई हैं। रेखाओं में बल, गति, ऊर्जा के कारण मुगल क्षेत्र कोमल और बारीक नजर आता है। अब पंछियों के साथ कैसा प्रेम था, तो देखिए पशु पक्षी प्रेम। मुगल चित्रों में पशु पक्षियों का अंकन अत्यधिक हुआ है। किसी प्रकार घोड़े, मेंढक, शेर, ऊंट, मृग, बकरा, जेब्रा पशुओं का चित्रण किया गया। अगर हम फूल की बात करें, पुष्प, तो पुष्प का भी मुगल चित्रों में यथार्थ अंकन मिलता है, जो बादशाहों के सुख अनुभूति के लिए चित्रित किया गया। अब अगर प्रकृति हम देखें, प्रकृति चित्रण में, तो प्रकृति चित्रण में मुगल चित्रकार प्रकृति चित्रण मनोहारी ढंग से किया है। दूर दराज को प्रदर्शित पर्वत श्रृंखला, उनकी हरियाली को बखूबी दर्शाया गया है। चित्रों की विधान तथा उसकी सज्जा, मुगल चित्र सूती कपड़े, रेशमी कपड़े पर बनाए गए हैं। यह कागज देसी व हस्तनिर्मित करते थे। देशी दौलताबादी कागज का भी प्रचलन था।
अगर हम चित्रों के विषय देखें तो मुगल कलाकार का प्रमुख कार्य बादशाहों को खुश करना था, अतः उनका दिल एवं इच्छा पूर्ति हेतु चित्रण करते थे। चित्रों के विषय रामायण, महाभारत कथा, शाहनामा, बेगम के चित्र, साधु संतों के चित्र, दरबारी के मनोहारी ढंग से चित्रण किया गया था। अब हम पढ़ेंगे दक्षिण की कला। कौन सी कला? दक्षिण की कला, जिसका समय काल 16वीं से 19वीं बताया जाता है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। देखिए भैया, दक्षिण कला की पूर्व पीठिका। दक्षिण में विजयनगर के राजाओं के साथ समकालीन बहमनी सुल्तानों का शासन चल रहा था, जिसका क्षेत्र दक्षिण में नर्मदा से तुंगभद्रा नदी से घिरा था। 14वीं से 16वीं सदी के रूप में स्थापित हुआ था। अब हम राज्य और उसके संस्थापक देख लेते हैं। राज्य एवं संस्थापक। बीजापुर जो है यूसुफ आदिल शाह 1489, अहमदनगर मलिक अहमद 1490, गोलकोंडा कुली कुतुब शाह 1512, हैदराबाद मीर कमरुद्दीन सिद्दीकी 1720। ये इसका काल है। अब आगे देखो, इन राज्यों में केवल 3 बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिराद और बीदर क्रमशः अहमदनगर और बीजापुर में अपनी राजनीतिक सीमाओं ने मिला लिया था। इन दोनों ने मिला लिया। फिर जब समय काल आया 1823 में, 23 के बाद दक्षिण में चित्रकला, हैदराबाद, पुणे। ठीक है, 1823 के बाद दक्षिण में चित्रशालाएं हैदराबाद, पुणे, कुडप्पा, कुरनूल, शेरपुर में स्थापित की गई। हरमन गोड्स भी अपने विचार रखते हैं। उनके विचार ने ये है कि हरमन गोड्स ने दक्षिण कला को मुगल कला से भिन्न बताया। यहाँ एक ताकतवर हाथी जलधारा के पास चित्रित है, जो 16वीं ईस्वी की है, 1600 ईस्वी की है। 1553 में मांडू पर मुगलों के अधिकार के कारण मांडो के कलाकार दक्षिण केंद्रों में आकर पहुंच गए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बीजापुर की कला। कहाँ की? तो अब हम पढ़ेंगे बीजापुर की कला। देखिए, बीजापुर आदिल शाह वंश कला का बहुत बड़ा प्रेमी था। बीजापुर का आदिल शाही वंश जो है कला का बहुत बड़ा प्रेमी था। इस आदिल शाह सल्तनत के उत्तराधिकारी सुल्तान यूसुफ अली शाह 1490 से 1510 एक बहुत प्रसिद्ध राजा था। इन्होंने ईरान और तुर्की के प्रसिद्ध लेखक व कलाकारों को अपने राज्य में आमंत्रित किया था। कौन? आदिल शाह। अब आगे देखो क्या होता है। उसके उत्तराधिकारी पुत्र, जिसे इस्माइल आदिल शाह 1510 से 1534 की स्वयं चित्रकार थे। आदिल शाह प्रथम भी कला के महान संरक्षक थे और उनकी पत्नी प्रसिद्ध चांद सुल्ताना, जो खुद कलाकार थी। आदिल शाह तो था, उसकी पत्नी भी कलाकार थी। अब और देख लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देखिए नोट में, आदिल शाह प्रथम के भतीजे इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के राज्य के दौरान बीजापुर कलम का अत्यधिक उन्नत हुआ। किसके समय? आदिल शाह प्रथम के भतीजे इब्राहिम आदिल शाह के समय। ये देखिए चित्र बहुत सुंदर है। इस समय जो है 2 चित्र बहुत फेमस है, जिसका है एक सघन वन में खड़ी स्त्री, दूसरा हाथियों की लड़ाई। इस काल की बहुत प्रसिद्ध जो है 2 चित्र है। अब इसके अलावा क्या है? तो इसके अलावा हम लोग देख पा रहे हैं कि यह चित्र भारत के इतिहास संशोधक मंडक पुणे और ब्रिटिश संग्रहालय लंदन तथा प्रिंस ऑफ द वेस्ट म्यूजियम मुंबई में रखा गया है। ठीक, कहाँ कहाँ? इतिहास संशोधक मंडल पुणे,
ब्रिटिश संग्रहालय लंदन और प्रिंस ऑफ द वेस्ट म्यूजियम मुंबई में। चित्रकला के साथ साथ आदिल शाही शासक ने स्थापत्य में भी रुचि दिखाई। इसका उदाहरण यमुना तट पर अवस्थित बीजापुर का विशाल दुर्ग है। कहाँ का है? तो यमुना तट पर बीजापुर का विशाल दुर्ग है। इसके साथ साथ जामा मस्जिद, ठीक, इसके साथ साथ जामा मस्जिद रोजा, संत मंडल महल और महता महल, गोल गुंबद है। इन विशाल भवनों में हिंदू मुस्लिम कला का समन्वय मिलता है। सन 1687 में शिवाजी और औरंगजेब के युद्ध में व्यस्त रहने के कारण चित्रकला पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। औरंगजेब ने बीजापुर को परास्त कर आदिल शाही वंश का अंत कर दिया। कौन? औरंगजेब ने। अब शुरू होगा अहमदनगर, ठीक। अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह प्रथम ने विजयनगर राज्य का विनाश करने में मुख्य भूमिका निभाई और 1565 में निजाम शाह की मृत्यु हो जाने पर उसका पुत्र मुर्तजा सिंहासन पर बैठा। कौन? मुर्तजा। निजाम शाह की पत्नी गोलकोंडा की देखरेख करती थी, जो मुर्तजा की माँ थी, जिसे मुर्तजा ने 1569 ईस्वी में कैद कर लिया था। मुर्तजा ने अपने राज्यकाल में अपने पिता की प्रशंसा में तारीख़ हुसैन शाही चित्रित करवाया। यह ग्रंथ मालवा में चित्रित किया गया और इस नियामतनामा का प्रभाव है इस पर, जो ईरानी शैली है। यह भारत इतिहास संशोधक मंडल पुणे में संग्रहित है। ठीक है दोस्तों, और देखिए हुसैन, तारीख़ हुसैन शाही, इसमें 12 चित्र हैं। अधिकांश चित्र युद्ध से संबंधित है। एक चित्र गोलकुंडा वाली बेगम का विवाह से संबंधित है। इस चित्र में सुनहरा गोलाकार आकाश, ऊर्जा क्षितिज, वृक्ष से निकली पुष्पित टहनियाँ हृदय स्पर्शक हैं। नोट, क्या नोट? देखिए, अहमदनगर में सन 1591 से 95 के बीच रागमाला संबंधित चित्र बने, जो मुर्तजा के छोटे भाई बुरहान द्वितीय के इशारे पर बने, क्योंकि इस दौरान अकबर की सहायता से अहमदनगर का शासक बन गया था, इसीलिए। अब ये देखिए, परंतु 1601 में अहमदनगर अकबर के अधीन में आ गया। पेशवा मलिक आमेर की सहायता से इस प्रदेश में कुछ भाग बुरहान द्वितीय व मुर्तजा द्वितीय का अधिकार रहा। दौलताबाद में एक नवीन किले का निर्माण कराया और खिरकी को नई राजधानी बनाया। किसका? खिरकी का। यहाँ 2 राजा में कुछ भाग पर राज करते थे, बुरहान द्वितीय और मुर्तजा। ठीक, आगे देखिए, ये क्या है? चार मीनार। तो देखिए भैया, 1633 में संपूर्ण अहमदनगर राज्य पर मुगलों का आधिपत्य स्थापित हो गया। अहमदनगर की कला शैली ने बीजापुर व गोलकोंडा की सचित्र शैली को विशेष रूप से प्रभावित किया। कहाँ की? अहमदनगर की कला शैली ने बीजापुर और गोलकोंडा को सचित्र रूप से प्रभावित किया। अब हम आ गए गोलकोंडा, कि गोलकोंडा का अपना क्या दबदबा रहा है, हम उसे देखेंगे। तो देखिए, गोलकोंडा जब पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि 1530 से 1580 के मध्य कुतुब शाह गोलकोंडा का संस्थापक था। उसी के द्वारा गोलकोंडा में सर्वप्रथम शासन स्थापित किया। विजयनगर के बाद सबसे ज़्यादा लाभ गोलकोंडा को ही मिला, क्योंकि विजयनगर से सबसे अधिक कलाकार, दस्तकार यहाँ आकर बस गए थे, जिन्हें कुतुब शाह ने संरक्षण प्रदान किया। कुतुब शाह का पुत्र मोहम्मद
कुतुबशाही कला और संस्कृति का सिद्ध था। देखिए, जब वहाँ पर गोलकुंडा, जब इन्होंने विजयनगर को समाप्त कर दिया तो विजयनगर में जो कलाकार थे इन्होंने कहा कि कलाकार बहुत अच्छे हैं, इनको मत भगाओ, इन्हें भी अपने यहाँ रख लो। तो उन्हें अपने यहाँ रख लिया, जिसका लाभ ये हुआ कि यहाँ की कला भी प्रवीण होती गई। आगे देखो, नोट, मछलीपट्टन गोलकोंडा का प्रसिद्ध दरगाह है। यहीं से देश विदेश में व्यापार होता था। व्यापार में जो आय होती थी उसे धन को बादशाह चित्रकला के उन्नत पर खर्च करता था। बहुत सही। यहाँ के जो राजा थे गोलकुंडा के, वो मछलीपट्टन जो दरगाह से देश विदेश का नाव आती जाती थी, तो यहाँ से जो पैसा मिलता था ये उसको चित्रकला पर लगाते थे। और इससे चित्रकला पर जब पैसे बराबर लगाए जाते थे तो चित्रकला दिन प्रतिदिन ऊपर की ओर उठती जाती थी। मोहम्मद कुली ने अपनी पत्नी बेगम भानुमती के सम्मान में 1859 में हैदराबाद को राजधानी बनाया, उसे व्यवस्थित ढंग से बसाया और 1591 ईस्वी में हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण कराया, जिसे विजय द्वार भी कहा जाता है। ठीक है भैया, तो ये जो आप देख रहे हैं इसे विजय द्वार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसे विजय द्वार भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखो, ये है गोलकुंडा का प्रमुख चित्र, देख लीजिए, नारी और मैना। चलो पढ़ते हैं, अभी डिटेल में हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे जब। इस चित्र में एक मैना और नारी जो चेस्टर बेटी संग्रहालय में है। गोलकुंडा की पासवान नृत्यांगनाएं सुंदर आभूषण के लिए प्रसिद्ध हैं। 1590 में चित्रित 5 नृत्यांगना का चित्र ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में है। 1910-20 के मध्य गोलकुंडा में दीवाने हाफिज की सचित्र पेंटिंग या चित्र बनी है। 1611 से 26 ईस्वी में गोलकुंडा का सिंहासन पर मोहम्मद कुली का भतीजा मोहम्मद कुतुब शाह गद्दी पर बैठा। उसके राज्यकाल में अनेक व्यक्ति और दरबारी चित्रों का निर्माण हुआ। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, इसके बाद हम लोग देख रहे हैं, देखिए इसके बाद गोलकुंडा की कला परंपरा में अब्दुल हसन तानाशाह जो 1725 से 48 ने किसी तरह निभाया, मजबूरी में किसी तरह निभाया। इस चित्र में चित्रित रागमाला के चित्रों में तेज चमकीले रंगों का प्रयोग किया गया। कुछ मुगल प्रभाव भी चित्रों में बरकरार है। तानाशाह के अंतिम वर्ष बड़े काशगन में बीते, क्योंकि औरंगजेब की सेना ने 1688 में गोलकुंडा को घेर लिया था। उसके सभी राज्य को समाप्त करके हैदराबाद में मुगल सूबेदार नियुक्त कर दिया था। उसका केंद्र हैदराबाद बना दिया था। जब किसी का राज्य पर जो है मुसीबत आएगा तो होगा ही भाई टेंशन में। क्यों? हैदराबाद का जो शासक था, कौन? आसफ शाह। हैदराबाद का शासक आसफ शाह कलाकारों का आश्रयदाता था। इसके शासनकाल में औरंगजेब के अत्याचारों से अनेक मुसलमान कलाकार यहाँ आकर बस गए। आसफ शाह के राज्यकाल में बने चित्रों का निर्माण हुआ। मुख्य रूप से स्त्री आश्रयदाताओं, उमरावों, संतों, राग रागनियाओं के चित्र बने। ठीक है, आम वृक्षों में आम, नारियल, ताड़, चंपा आदि के वृक्ष बने हुए हैं और यहाँ मोर पंछी का प्रमुखता से चित्रण हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे देखो, आसफ शाह के पश्चात उसका बेटा नसीर जंग सन 1748 में 2 वर्ष के लिए सिंहासन पर बैठा था। वह स्वयं भी चित्रकार था। उसके बाद मुजफ्फर जंग, सलमान जंग और सन 1762 में निजाम अली खान आसिफ शाह द्वितीय शासक बने।
1793 में निजाम ने तुर्के आसफ़ी नामक ग्रंथ चित्रण अपनी प्रशंसा में करवाया। निजाम चित्रकार था और एक अन्य वकटवलम चित्रकार उसके दरबार में चित्रण करता था। निजाम ने इसके चित्रण से प्रसन्न होकर 12,000 वार्षिक आय की जागीर दी। सोचा 12,000 उस समय की बात है। तो आसिफ शाह चतुर्थ, जिसका समय काल 1829 से 57 बताया गया है। आसिफ शाह पंचम 1857 से 61 के समय यहाँ की चित्रकला में अपने मौलिकता को खो दी, क्योंकि चित्रों पर मराठा शैली और मीनाकारी का प्रभाव दिखता है। नोट्स: इस प्रकार हैदराबाद शैली में दरबारी दृश्य, रागमाला, चकई, क्रीड़ा, ज्योति द्वारा वधु का आगमन का मार्गदर्शन चित्र, यानी कि इस चित्र को बहुत ही अच्छे से दर्शाया गया है। अगर हम शैली की विशेषता की बात करें दक्षिण शैली की, तो यहाँ पर जो धरातल बने हैं विशेषता आमतौर पर हल्के नीले और पीले रंग से बने हैं। और यहाँ की जो मानव आकृतियाँ हैं वो आप लोग देखते हैं कि एक चश्म चेहरे, लंबे पतंग, स्त्री के आभूषण से युक्त दर्शाया गया है जो माला पहने हुई हैं। और इसकी कपड़े जो पहने हैं वेशभूषा में लंबी चोली, दुपट्टा, और पुरुष की आकृतियों में वेशभूषा में घेरादार जाने, कमरबंद आभूषणों की माला, हर बाजूबंद पहने हैं। और यहाँ जो महल बने हैं वो सब महल आकृति विलासिता की सामग्री युक्त दर्शाया गया है, जैसे चीनी, फूलदान, कालीन, पर्दे। ठीक है दोस्तों। साथ ही पृष्ठभूमि दक्षिणी शैली की पृष्ठभूमि जैसे भवन या मुगल शैली जैसी पृष्ठभूमि ही अंकित है, क्योंकि वहीं का प्रभाव था। पंछी में मयूर का अधिक चित्रांकन हुआ है, हम लोगों ने अभी पढ़ा ही था। ठीक है। हंसिए सुनहरे रंग से बने हैं। पेड़ों में नारियल, ताड़, चंपा फूल आदि का चित्रण हुआ है। अब इसके बाद है समस्त चित्रों में संयोजन परंपरा एक समान ही है। आकाश में रंग बिरंगे बादल अग्रिम भूमि पुष्पित चित्रित हैं। इसके बाद है भैया राजपूत कला आ जाता है। तो राजपूत कला के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप लोग अपना ख्याल रखना। और हाँ, आप लोग जो है अपना ख्याल तो रखते ही हैं, साथ ही आप लोग मेरा भी ख्याल रखना। हमारा चैनल है गोल PhD आर्ट चैनल, और मैं जो हूँ मैं JRF स्कॉलर हूँ। तो इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, आपका भविष्य बिल्कुल सुरक्षित जगह है। आपको जो बताया जाएगा फैक्ट बताया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं थोड़ा सा पढ़ के फिर पढ़ा रहा हूँ। पहले हमने मेहनत किया, JRF की परीक्षा वेट की, फिर उसके बाद हमने आप लोगों के साथ जुड़े हैं। तो मेहनत हम भी किए हुए हैं, कर भी रहे हैं। आप भी हमारे मेहनत के साथ जुड़िए। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। जय हिंद दोस्तों।